कभी कभी ना सबसे सीधी सादी कहानियों में ही सबसे गहरी बातें छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है लालच की, एक साथ रहने की और कर्म की। तो चलिए देखते हैं कि ये लालची कौवे हमें हमारी अपनी दुनिया के बारे में क्या सिखाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। गौरी कौवा कहती है, मैं उन्हें मुफ्त में नहीं बैठने दूंगी। बस इन्हीं शब्दों से हमें कहानी का पूरा सार समझ में आने लगता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक सोच है, एक ऐसी सोच जो आगे की पूरी कहानी को तय करने वाली है। तो इस कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे सर्दी के क्रूर सौदे से, फिर देखेंगे गर्मी की कीमत। इसके बाद बात होगी तोड़फोड़ और आत्मनिर्भरता की, फिर आएगा भाग्य का एक मोड़, और आखिर में हम पहुंचेंगे कहानी की अंतिम सीख तक। तो चलिए, कहानी शुरू होती है। माहौल है कड़ाके की सर्दी का, एक ऐसी बेरहम सर्दी जो हर किसी के असली किरदार को सामने ला देती है। सवाल ये है कि जब जान बचाने की नौबत आ जाए तो कौन जीतेगा, एक दूसरे का साथ या फिर अपनी अपनी गरज। और यहीं पर गौरी अपना खेल शुरू करती है। वो एक लेन देन का प्रस्ताव रखती है। मतलब गर्मी जैसी बुनियादी जरूरत को वो मदद की तरह नहीं बल्कि एक सौदे की तरह पेश करती है। वो इसे कबूतर जैसे पक्षियों के लिए एक मौके की तरह दिखाती है, लेकिन असल में वो बड़ी चालाकी से अपने लालच पर भलाई का पर्दा डाल रही है। ये कोई मदद का प्रस्ताव नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी शोषण की व्यवस्था की शुरुआत है। और यहाँ गौरी का दोहरा चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, दुनिया के सामने वो क्या कहती है, आज रात मेरे गरम घर में आ जाओ। कितनी अच्छी पड़ोसी लगती है ना। लेकिन असल में अपने पति कालू से वो क्या कह रही है, मैं उनसे 2 दाने भोजन लूंगी। यही दिखावा और असलियत का फर्क है जो उसके किरदार को इतना खतरनाक बनाता है। अच्छा, तो गौरी की योजना अब काम करने लगी है। लेकिन जब कोई सोच एक सिस्टम बन जाए तो क्या होता है? चलिए देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था का बाकी पक्षियों पर क्या असर पड़ता है। सिस्टम बहुत सीधा सा है, दाना नहीं तो गर्मी भी नहीं। कबूतर जैसे पक्षी जो कीमत चुका सकते हैं वो अंदर आ जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया और उसके बच्चों का क्या, जिनके पास देने को कुछ भी नहीं है? ये सिस्टम उन्हें बाहर ठंड में मरने के लिए छोड़ देता है। साफ है, इस दुनिया में दया की कोई जगह नहीं है। और जब रानो मदद मांगती है तो गौरी साफ साफ कह देती है, अगर तुम्हारे लिए दाना नहीं ला सकती तो अपने बच्चों को लो और चली जाओ यहाँ से। इन शब्दों में जरा भी हमदर्दी नहीं है, ये उसकी क्रूरता को दिखाता है। अब ये सिर्फ कोई सौदा नहीं रहा, ये तो जिंदगी और मौत का फैसला है जो गौरी दूसरों के लिए कर रही है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। कबूतर दाने लेकर आया तो उसे अंदर आने दिया गया। तोते ने एक मीठा फल दिया, उससे भी जगह मिल गई। लेकिन रानो चिड़िया, जिसके पास कुछ नहीं था, उसे मना कर दिया गया। मतलब यहाँ मदद जरूरत देखकर नहीं बल्कि हैसियत देखकर की जा रही है, और इसी से तो समाज में दरार पड़ती है। लेकिन कोई कब तक जुल्म सहेगा? कहानी में अब आता है एक अहम मोड़, जहां सब मिलकर खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं और गौरी की बादशाहत को पहली बार चुनौती मिलती है। तो अब गौरी के चंगुल से निकलने के लिए रानो, कबूतर और तोता सब एक हो जाते हैं। वो मिलकर अपनी खुद की लकड़ियां जमा करते हैं ताकि अपनी आग जला सकें। ये सिर्फ लकड़ियां इकट्ठा करना नहीं है, ये एक तरह का विद्रोह है। ये ऐलान है कि अब वो लाचार नहीं है। पर गौरी चुपचाप ये सब कैसे देख सकती थी? उसकी चाल देखिए। पहले पक्षी अपनी लकड़ियां जमा करते हैं, फिर जैसे ही वो खाना ढूंढने जाते हैं, गौरी इंतजार करती है और फिर चुपके से उनकी सारी लकड़ियों पर पानी डाल देती है। नतीजा, उनकी आग जलती ही नहीं और गौरी का कंट्रोल वापस आ जाता है। ये दिखाता है कि वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। मगर कहते हैं ना, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। ठीक जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 2 ऐसी घटनाएं एक साथ होती हैं जो पूरे खेल को पलट कर रख देती हैं। एक तरफ रानो को कहीं से एक फेंका हुआ गैस स्टोव मिल जाता है और बस ये तो गेम चेंजर साबित होता है। ये सिर्फ एक स्टोव नहीं है, ये उनकी आज़ादी का जरिया है। अब उनके पास गर्मी का अपना इंतजाम है, गौरी के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर। और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त कुदरत अपना इंसाफ करती है। एक भयानक तूफान आता है और गौरी का घर, जो शायद लापरवाही से बना था, वो ढहने लगता है। और उसकी आग,
वही आग जो उसकी ताकत का जरिया थी बुझ जाती है। तो अब देखिए पासा कैसे पलटा है। एक तरफ है रानो का घर, गरम, सुरक्षित, जहां सब दोस्त एक साथ हैं, और दूसरी तरफ गौरी का घर, टूटा हुआ, वीरान और खतरनाक। जहां रानो के पास अब गैस स्टोव की वजह से आजादी है, वहीं गौरी अपनी गीली लकड़ियों के भरोसे है। मतलब ताकत का पूरा संतुलन ही बदल गया। तो इस पूरी उथल-पुथल के बाद आखिर में क्या बचता है? कहानी की असली सीख क्या है? चलिए समझते हैं कि लालच का अंजाम क्या होता है। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात होती है, कहानी का अंत बदला लेने से नहीं होता। रानो उन्हीं शर्मिंदा कौवों को अपने घर में पनाह देती है। सोचिए, उनकी सारी क्रूरता के बावजूद वो नफरत नहीं बल्कि करुणा को चुनती है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि साथ मिलकर रहने की भावना किसी भी निजी बदले से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। पर रुकिए, कहानी कभी खत्म नहीं हुई है। एक और किस्सा है जो इसी सीख को और भी पक्का करता है। इस बार कौओं का लालच और भी बढ़ जाता है। वो एक झूठी अफवाह फैलाते हैं कि जंगल में भयानक तूफान आने वाला है, ताकि सारे पक्षी डरकर भाग जाएं और पूरा जंगल उनका हो जाए। वो जश्न भी मनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप कुदरत से नहीं खेल सकते। और फिर एक असली तूफान आ जाता है। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, हद से ज्यादा लालच हमेशा खुद का ही नुकसान करता है। दूसरी बात, सिर्फ अपने बारे में सोचना और समाज को नजरअंदाज करना ये बहुत कमजोर सोच है। और सबसे जरूरी बात, असली दौलत चीजें इकट्ठा करने में नहीं बल्कि लोगों का साथ कमाने में है। और कहानी का अंत होता है इस एक लाइन के साथ जो सब कुछ कह देती है, जमीन पर राज करने के लालच ने कौओं की जान ले ली। ये एक छोटी सी लाइन है, पर इसमें पूरी कहानी का निचोड़ है कि बेलगाम लालच का अंजाम क्या होता है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रुकते हैं। ये कहानी भले ही कौओं और चिड़ियों की हो, लेकिन इसकी सीख तो हम सबके लिए है। सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में, अपने निजी फायदे और सबकी भलाई के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना है।